हेलो एवरीवन। द डेली डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। तो पहला न्यूज़ देखते हैं। जीएसटी आंकड़ों के आधार पर जीडीपी आकलन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में सुधार के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष में बदलाव की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जीएसटी के आंकड़ों का इस्तेमाल जीडीपी गणना के लिए करेगी। मासिक जीएसटी डेटा का उपयोग किया जाएगा जीडीपी के आकलन के लिए। जून 2024 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को लेकर 26 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता अर्थशास्त्री विश्वनाथ गोलदार कर रहे हैं और इन्हें फरवरी 2026 तक आधार संशोधन का काम पूरा करना है। जो पहले जीडीपी का आधार वर्ष रहा है वो है 2011-12 और यह जो सीरीज है जीडीपी सीरीज कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों का इस्तेमाल या प्रयोग करती है। तो विशेषज्ञों के द्वारा इसकी आलोचना की जाती है क्योंकि सांख्यिकी विभाग इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा सेट को उजागर नहीं करता है। दूसरी जो समस्या इसमें आती है कि कंपनी के तिमाही आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जो विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अधिकांश कंपनियां समयबद्ध तरीके से नतीजे नहीं जारी करती। ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे हफ्ते बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 5.25 अरब डॉलर से बढ़कर 689.23 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व किसी देश के केंद्रीय बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई संपत्ति है। इसमें सामान्यतः जो आरक्षित मुद्राएं होती है, आमतौर पर इसमें अमेरिकी डॉलर और कुछ हद तक यूरो, जापानी येन और पाउंड और स्टर्लिंग होते हैं। स्वर्ण भंडार का मूल्य 12.9 करोड़ डॉलर से बढ़कर 61.99 अरब डॉलर हो गया है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर ये आईएमएफ के अंतर्गत होता है। 40 लाख डॉलर बढ़कर 18.47 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है। इसी सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत का आरक्षित भंडार 90 लाख डॉलर से बढ़कर 4.63 अरब डॉलर हो गया है। तो भारत की बायो इकोनॉमिक 151 अरब डॉलर पहुंच गई। जीडीपी में इसका योगदान 4.25% का है। ठीक है। तो 2023 के अंत तक 151 अरब डॉलर मूल्य तक बायो इकोनॉमी पहुंच गई है और ये क्या दर्शाता है? ये जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को दर्शा रहा है। भारत की बायो इकोनॉमी के लिए 2014 में कितना था? 10 अरब अमेरिकी डॉलर था। उससे बढ़कर 2023 में यह 151 अरब डॉलर पहुंच गया है। अरब डॉलर पहुंचने का मुख्य कारण क्या है कि जो भारत टीका बनाता है और जैव दवाओं की मांग में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो जो जैविक दवाएं भारत में बनती है और जो टीकाएं यहाँ बनती है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ गई है। न्यूज है, जीपीएस टोल प्रणाली में निजता का संरक्षण होगा, सिर्फ हाईवे पर ही डेटा संग्रहित किया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली में निजता हनन की चिंताओं के बीच यह स्पष्ट किया गया कि डेटा संग्रहण केवल राष्ट्रीय राजमार्गों तक ही सीमित रहेगा। इस प्रणाली को ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टोल कलेक्शन के रूप में भी जाना जाता है। अब यह काम कैसे करता है? तो जैसे ही आपका वाहन जब राजमार्ग पर प्रवेश करेगा तो सिग्नल पर नजर रखी जाएगी। आपका वाहन जैसे ही राजमार्ग को छोड़ेगा तो सिग्नल अपने आप ही क्या हो जाएगा? नजर रखना खत्म कर देगा। टोल संग्रह की यह प्रणाली लागू होने के साथ टोल बूथ खत्म हो जाएंगे। इस प्रणाली के तहत हर वाहन पर ऑनबोर्ड यूनिट को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाएगा। तो जैसे ही
यह जीपीएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू हो रही है, तो आपके वाहन पर ऑनबोर्ड यूनिट को अनिवार्य रूप से लगाना आवश्यक हो जाएगा और उसी के जरिए टोल शुल्क कट जाएगा। तो इसमें समस्या क्या आ रही है, लोग चिंतित क्यों हैं? तो वो इसलिए कि जो ओबीयू विनिर्माता हैं, बैंक हैं और बीमा करता है, सभी वाहन के राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहने के दौरान ही नहीं बल्कि हर समय रियल टाइम लोकेशन के आंकड़ों को भी हासिल कर सकते हैं। तो सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम जो समझौता कर रहे हैं वो बाध्यकारी होगा, वे सभी इस तरीके का नज़र नहीं रख सकते हैं। आज भी जब हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, क्योंकि वाहन टोल गेट से गुजरते हैं, तो सरकार का कहना है कि आज भी जब वाहन टोल गेट से गुजरता है तो हम जो वाहनों का इंफॉर्मेशन है उसको एकत्र करते हैं। बस यह क्या है, एक गोपनीय और समेकित फॉर्म में होता है। स्पष्ट किया है कि जो वाणिज्यिक वाहन के मालिक हैं वो एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर अपने वाहन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित है। मोदी झारखंड, गुजरात और ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले सभी बेघर परिवारों को अन्य योजनाओं के साथ मिलाकर बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के घर उपलब्ध करवाना 2024 तक सुनिश्चित किया गया है, जिसे सभी के लिए आवास प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मनरेगा के तहत अपने घर बनाने के लिए 90 से 95 दिनों की मजदूरी का लाभ भी मिलता है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना आदि जैसे अन्य कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय से इसके तहत घरों में शौचालय का निर्माण भी कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परिवारों की महिलाओं सदस्यों को स्वयं सहायता समूह में भी शामिल किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध हों। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ इसको मिला दिया जाएगा और लाभार्थियों को सोलर रूफटॉप लगाने का भी प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले झारखंड में 15 सितंबर को जमशेदपुर में होगा, जिसमें 20,000 लाभार्थियों के नए घरों की स्वीकृति पत्र वितरण की जाएगी और लगभग उनके खातों में 5 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी। दूसरा जो कार्यक्रम है वो आपको गुजरात में है और वहां पर 31,000 नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। राज्य को 54,135 घरों का लक्ष्य दिया गया है। तीसरा जो कार्यक्रम है वो 17 सितंबर को ओडिशा में होने वाला है, भुवनेश्वर में, जहां 3180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की जाएगी और 10 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। साथ ही एक एप्लीकेशन लॉन्च हो रहा है, आवास प्लस 24, जिसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों के द्वारा सीधे अपना पंजीकरण कराया जा सकता है। इसमें भी संशोधन किया जा रहा है। अब दोपहिए वाहन मालिक 10,000 से 15,000 रुपये मासिक आय कमाने वाले या 2.5 एकड़ सिंचाई वाली जमीन या 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले मालिकों के लिए भी मतलब घर की सुविधा दी जा रही है, मतलब आवास निर्माण करने का अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो पोर्ट ब्लेयर से है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है और इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को की। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और इसकी राजधानी
पोर्ट ब्लेयर है, जिसका नाम बदल के अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। उन्होंने यह कहा कि इस द्वीप का देश की स्वाधीनता और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। ये चोल साम्राज्य के समय भी नौसैनिक अड्डा के रूप में कार्यरत था और वर्तमान समय में भी यह देश की सुरक्षा और विकास को गति प्रदान कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो देखिए, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश किया है, वो MMR मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए उसे एक वैश्विक फिनटेक हब बनाने का रिपोर्ट जारी किया गया है। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में क्या कहा है कि उनका अपूर्वभूत विकास क्षमता है, इसमें मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 2030 और 2047 के लिए उन्होंने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को निर्धारित किया है। उन्होंने यह इस रिपोर्ट में जिक्र किया है कि 2030 तक 140 अरब डॉलर से बढ़ाकर 300 अरब डॉलर तक, इसके 40 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करना है। तो जो मुंबई महानगर क्षेत्र का GDP है उसका 2047 तक का लक्ष्य 1.5 ट्रिलियन डॉलर हासिल करना है और 2030 तक 300 अरब डॉलर का GDP लक्ष्य हासिल करना है। साथ ही इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2030 तक 25 से 28 लाख नई नौकरियां पैदा की जाएगी। प्रति व्यक्ति आय 5248 डॉलर से बढ़ाकर 10,000 से 12,000 डॉलर किया जाएगा और 2047 तक कितना होना चाहिए, 38,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय। इसमें क्या क्या शुरू किया जाएगा, तो वित्तीय सेवाएं, फिनटेक, AI, स्वास्थ्य और मीडिया जैसे उद्योग जो हैं मुंबई महानगरीय क्षेत्र को वैश्विक सेवा केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्लम पुनर्वास सहित 3 मिलियन किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा। पर्यटन एवं मनोरंजन केंद्रों का विस्तार करना, खास तौर पर समुद्र तट, क्रूज, प्राकृतिक पर्यटन को विकसित किया जाएगा। बंदरगाहों के पास लॉजिस्टिक हब का विकास किया जाएगा और वित्त वर्ष 2030 तक 60 से 70 मिलियन वर्ग फुट की अतिरिक्त भंडारण क्षमता बनाई जाएगी। नीति आयोग का कहना है कि 50 अरब डॉलर से अधिक के चल रहे बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए MMR सकारात्मक विकास पथ पर अग्रसर है, जिसमें 337 किलोमीटर का मेट्रो रेल, वधावन बंदरगाह, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, वर्सोवा विरार सी लिंक और मुंबई अहमदाबाद को जोड़ने वाला हाई स्पीड रेल शामिल है। इसी से संबंधित एक और न्यूज है, MMR ग्लोबल फिनटेक हब। इसमें क्या है कि महाराष्ट्र सरकार वो चाहती है कि महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए MMR को वैश्विक अर्थव्यवस्था का हब बनाने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और विश्व आर्थिक मंच के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। जो नेक्स्ट न्यूज है, गोवा में समुद्री विकास परिषद की बैठक हुई है, जिसमें 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया है। ठीक है, तो गोवा में शुक्रवार को 20वीं समुद्र राज्य विकास परिषद के दौरान केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बंदरगाह बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए और प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए राज्य रैंकिंग ढांचे और बंदरगाह रैंकिंग प्रणाली के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा कि 2015 में अनुमोदित सागरमाला कार्यक्रम 5.79 लाख करोड़ रुपए के
अनुमानित निवेश के साथ 839 परियोजनाएं इसमें शामिल थी, जिसको 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। लेकिन इसमें से 1.4 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 262 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी है और कितनी बाकी रह गई है, तो 1.65 लाख करोड़ रुपए की लागत से 217 परियोजनाएं वर्तमान में सक्रिय रूप से क्रियान्वित हैं। समुद्री क्षेत्रों में व्यापार और अधिक आसान बनाने के लिए एमएसडीसी ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा समिति एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। साथ ही भारतीय समुद्रों केंद्र जो एक थिंक टैंक है उसको भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कोची शिपयार्ड लिमिटेड में भारत के सबसे बड़े ड्रेजर 12,000 घन मीटर ट्रेलर सेक्शन हॉपर ड्रेजर के लिए कील बिछाने का समारोह था और इसमें सहयोगी कौन बना? हॉलैंड भी बना था। अमित शाह चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन राजभाषा हरित जयंती को संबोधित करेंगे। तो देखिए, राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं हिंदी का, तो उसी के उपलक्ष्य में राजभाषा हरित जयंती समारोह और चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर राजभाषा भारती पत्रिका जारी किया जाएगा। ठीक है, साथ में एक स्मारक डाक टिकट भी और सिक्का भी जारी किया जाएगा। इस अवसर पर राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान की जाएगी। गृह मंत्री ने 2019 में ही देश के विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर हिंदी दिवस आयोजित करने का संकल्प किया था। 2021 में हिंदी दिवस और पहला अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया था। 2022 में पुनः यह सूरत में आयोजित हुआ और 2023 में पुणे में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और हम मनाते क्यों हैं? 14 सितंबर 1946 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी के उपलक्ष्य में हम राजभाषा दिवस